खड़ी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को आप तक लेकर आए हैं। साथ ही साथ खास बात करेंगे कि श्रीनगर के हजरत बल में अशोक स्तंभ को तोड़े जाने का विवाद किस तरह से गहरा गया है। बीजेपी ने उसको लेकर तीखा वार किया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने संबंध तोड़े, गठबंधन तोड़ दे या फिर माफी मांगे। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे किस तरह से सियासत हावी हो गई है इस पर, और साथ ही साथ खास मेहमानों से इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला किन मायनों में खास रही, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें किस खास अंदाज में शामिल हुए। अंतिम पंक्ति में जा बैठे पीएम मोदी, आखिर क्या कुछ रहा खास, इस पर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और बात होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय की जो बैठक हुई वो किन मायनों में खास रही, और आखिर मतांतरण पर क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में। बात होगी खेलों की भी, बात होगी बाढ़ और बारिश से जूझ रहे तमाम इलाकों की। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में क्या है हेडलाइंस। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ को तोड़े जाने पर बीजेपी का तीखा वार। कहा यह न सिर्फ देश का बल्कि सम्राट अशोक और पूरे बिहार का अपमान। भाजपा ने कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से तोड़े गठबंधन या फिर मांगे माफी। भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पंक्ति में बैठे। पूरे देश से आए सांसदों, सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का किया आदान प्रदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक संपन्न। बैठक में पंजाब में बढ़ रहे मतांतरण पर हुई चर्चा। बंगाल में घुसपैठ पर भी व्यक्त की गई चिंता। विभिन्न राज्यों में आई भीषण बाढ़ से निपटने के लिए बढ़े मदद के हाथ। हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल के लिए तो दिल्ली सरकार ने भी पंजाब को भेजी राहत सामग्री। छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेन से भेजी सहायता। और अब से कुछ ही देर में दिखेगा साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत समेत दुनिया के 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का अद्भुत नजारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज नाइट में श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जिस तरह से अशोक स्तंभ को तोड़ा गया और उसके बाद जो सारा विवाद हुआ उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यह विवाद और लगातार गहराता जा रहा है। बीजेपी ने इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता पर प्रहार बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक और पूरे बिहार का अपमान है। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से या तो गठबंधन तोड़े या फिर माफी मांगे। इस बीच पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और 26 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को तोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराता ही जा रहा है। भाजपा ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस से जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से
समर्थन वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माफी नहीं मांगते और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अलग नहीं होते तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह न केवल देश का अपमान है बल्कि बिहार और सम्राट अशोक का भी अपमान है। यह अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है। कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था उसे तोड़ा गया, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ही अपमान है। इस बीच शिवसेना ने घाटी में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा नफरत फैलाने पर चिंता जताते हुए अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा की और ऐसे तत्वों को जेल में डालने की मांग की है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को जो है क्षतिग्रस्त किया गया, इसकी शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसकी आलोचना करती है और इसे गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए इन तोड़ने वाले, इसको क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस कृत्य की आलोचना की है। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया कि हजरत बल दरगाह शांति का प्रतीक है और यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान निंदनीय है। वहीं जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को राष्ट्रद्रोह और आतंकी कृत्य करार देते हुए दोषियों के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस इस मामले में 26 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को ईद ए मिलादुन नबी के दिन जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में स्थित हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ वाली एक नवनिर्मित शिलापट्ट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को तोड़े जाने की इस घटना के बाद बवाल मच गया। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाए जाने की जरूरत पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री के इस बयान और उनकी ही शह से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ एक सवाल फिर सियासी फिजाओं में तैर रहा है कि कुछ लोगों के लिए देश बड़ा है या फिर धर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है?
अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय गरिमा पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। हजरत बल दरगाह में एक शिलालेख पर जब चोट पहुंचाई गई, दरअसल अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया। और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है कि इसके पीछे की सियासत क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। और आज हमारा यही विशेष है कि सियासत की ओट में राष्ट्रीय गरिमा पर चोट, सियासत की ओट में राष्ट्रीय गरिमा पर चोट। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शेखर अय्यर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम उनका आपसे तारुफ कराएंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शेखर अय्यर जी के साथ इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। दरअसल शेखर अय्यर जी, ये देखने में आया कि तमाम विषयों में जब हम सियासत, राजनीति की बात करते हैं, हम बहुत नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, इस तरह की चीज़ें राष्ट्र गौरव का, एक राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा है। इनको सियासत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके उसको तोड़े जाना और फिर उसके समर्थन में बयान देना, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत गंभीर विषय है। और जिस रास्ते पे अभी जम्मू और कश्मीर, जिस रास्ते पे अभी चल पड़ा है, उस रास्ते में बाधा डालने की ये कोशिश है। क्योंकि लगातार पिछले 1 साल वहाँ पे शानदार रिनोवेशन काम हो रहा है, जिस काम को लेकर बहुत प्रशंसा हुई है। यही सितंबर 3 तारीख को ही इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की कि केंद्र सरकार की मदद से, स्थानीय सरकार की मदद से, और बहुत अच्छे वहाँ पे रिनोवेशन हो रही है, ताकि जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उनके लिए और सुविधाएं मिले। और इसको लेकर बहुत प्रशंसा हुई है। और खास करके जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है तराक्षण की द्राबी की, उनको भी तारीफ हुई है कि किस तरह वो स्वयं बहुत इस पे इंटरेस्ट लेकर हर चीज़ों को स्वयं सुपरवाइज करके इनको किया है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि वहाँ जो हजरत बल श्राइन की जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स जो है, इसके कारण से ये मामला ये किया गया। और जिस तरह जैसे आपने बताया, अशोक स्तंभ जो है, क्योंकि सरकार इस प्रोजेक्ट में, रिनोवेशन काम में पूरी लगी हुई थी, सरकार की धनराशि की मदद थी, सब कुछ थी इसमें, इसीलिए वो चिन्ह था वहां पे। इसको लेकर कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं था। लेकिन जो हमें समझ आ रहा है वहां पे, क्योंकि इससे पहले और कोई मौलवी थे, उसके बाद उनको बदला गया। ये उन बीच में जो चीजें होती हैं, आप जानते हैं कि जैसे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पे 2-3 ग्रुप्स होंगे जो कब्जा करना चाहेंगे या कंट्रोल करना। ऐसी मामले में जाके इस तरह की एक टर्न दिया गया, जो मैं मानता हूं बड़ी डेंजरस है। एक बात ये भी देखने में आया कि ये जो शिलालेख, शिलापट जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ था। और ये जाहिर तौर पर कोई भी परियोजना होती है, हम इसको आमतौर पर देखते हैं, उसमें नाम अंकित होते हैं कि किसके किसके नाम है। क्या ये कई बार आपने देखा होगा कि ये नाम अंकित करने की भी लड़ाई होती है? और ये इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि शिलालेख किसके नाम का लगा, हमारे नाम का नहीं तो तुम्हारे नाम का क्यों? और कुछ एक बहाना बना करके इसको, दरअसल ये पूरा खेल ही यही था, ऐसा तो नहीं लगता? बिल्कुल निखिल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर अंद्राबी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से शानदार काम जो हुआ है, इसको स्थानीय लोग, श्रीनगर के लोग
और कश्मीर के लोग भी, जो लोग वहाँ गए, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, इतना शानदार तरीके से हुआ है। और इसको लेकर अंद्रेबी को बहुत प्रशंसा मिली है, डॉक्टर अंद्रेबी को बहुत सब लोगों ने प्रशंसा की कि स्वयं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद से ही जिस तरह कामें उन्होंने लिए, जो एक प्रकार से विकास काम कीजिए या जो भी है, वहाँ सुविधाएं बढ़ाने के लिए, वहाँ पे और स्वच्छता लाने के लिए जो चीजें वहाँ पे हुई, सबके लिए उनको प्रशंसा मिली है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, ये जो दो गुण होते हैं कि भाई इनको क्यों इतनी तारीफ हो रही है, इनको क्यों क्रेडिट जा रहा है, इसीलिए। और एक बात भी है, ये जो प्ले किया, जो भी लगाया गया, ये श्राइन के अंदर नहीं था, ये तो बाहर ही था। इससे कोई धार्मिक विषय पर किसी को चोट पहुंचा होगा जी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि बुत परस्ती, ये बुत परस्ती से जोड़कर तो इसको नहीं देखा जा सकता। ये एक शिलालेख है जो किसी भी जो कई बार देखते हैं कि वो बाहर ही अमूमन लगता है। देखिए, जो ये तो बाहर ही था, मतलब इसको लेकर इतना बड़ा विषय बनाना और एक धर्म से जोड़ना इसको, और ये कहना कि इस लगाने से एक अन इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, ये करके जो चीजें भड़काई गई वहां पे। इसके बाद जो सियासत आपने जो बताया, जैसे हमने देखा मुख्यमंत्री स्वयं उमर अब्दुल्ला का भी यही बयान आया कि जो हुआ है उसको मैं कंडेम करता हूं, लेकिन वहां लगाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद आपने देखा विपक्ष के नेत्री जो महबूबा मुफ्ती, उनका भी बयान है। जी। नहीं, ऐसे करने से देखिए, ये इन राजनेताओं को भी समझना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयानबाजी, एक जो हजरत बल श्राइन है उसको सब लोग मानते हैं, और ऐसी जगह को लेकर अगर सियासत किया जाए और बयानबाजी, वो भी बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप उन ताकतों को दोबारा जान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन ताकतों को हमने जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब चीजों को खत्म हो गया जी। इसके बाद इस तरह की करना, ये एक प्रकार से आप मौका फिर दे रहे उन शक्तियों को, जो शक्तियां अभी तो एकदम खत्म हो चुके हैं, उनको फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हसनैन मसूदी साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें कि आखिर ये क्यों ना आरोप लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपके चीफ मिनिस्टर का बयान आ रहा है और जिस तरह से इसके समर्थन में उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह लगाने की जरूरत क्या थी, ये इस आग में और घी डालने का काम करता है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, सारे मुल्क में किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी जो रिलीजियस कोई साइट है, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कलीसा हो, कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि स्टेट एम्बलम का उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है। कहीं पर भी मुल्क में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने, उसकी एक वजह है। ये कोई बिला वजह की चीज नहीं। देखिए, हम एक सेकुलर स्टेट हैं और स्टेट एम्बलम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है किसी धार्मिक जो जगह हो, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खास इसका महत्व है, इसका एक अहमियत है। इसका देखिए एक इसकी सारे मुल्क में एक अहमियत है। यह वहीं पर लगाया जा सकता है जिसकी इजाज़त कानून देता है, वो जो 2005 का एक्ट है और 2007 के रेगुलेशन से। देखिए, यहाँ पर जो ये किया गया, आप देखिए क्या वजह है, क्यों नहीं किया गया सारे मुल्क में, क्यों नहीं एक भी जगह है? इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जब हम एक सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हम एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कानून के तहत, क्योंकि ये माना जाए कि हम जो क्या नाम है किसी मजहब का। ठीक है, आपकी बात अगर मान भी ली जाए, हसनैन साहब, देखिए पहले मुझे मुकम्मल कीजिए जी। आप जब वो लगाएंगे किसी मजहबी जगह पर, तो उसका मतलब है कि वो उसकी ममानत आइन करता है। तो इन्होंने यहाँ पर सीधे कानून आइन का जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन किया, उसको वायलेट किया। दूसरी बात है, जो कानून बनाया गया है ताकि इसकी जो सैक्टिटी है हमारे स्टेट एम्बलम की, वो कायम रहे, इसीलिए ममानत की गई कि नहीं, इसको एंडोर्स नहीं किया जाता, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी रिलीजन को एंडोर्स करने के लिए। तो जनाब, पहली गलती ये हुई जो उन्होंने की,
तो जिसके बाद के जो वाक़ात हुए वो ये है कि इसके एक प्योर एक रिलीजियस प्लेस पर स्टेट एम्बलम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। का आईन उसकी ममानत करता है, जो आईन का मूल मंत्र है वो उसकी ममानत करता है, और जो कानून है वो उसकी ममानत करता है। ठीक है, आपकी बात सही मान भी ली जाए, ठीक है, आपकी बात सही मान भी ली जाए। सुन लीजिए हसनैन साहब, एक सवाल ये उठता है, ठीक है, आपकी बात आ गई, उसमें दरअसल सवाल एक ये उठता है कि अगर ऐसा है भी तो उसको पत्थरों से मार के उसको तोड़ देना और तोड़ देने का फिर उसका भी आप समर्थन अगर आप करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये चीज गलत थी तो कम से कम इस बात की तो भर्त्सना होनी भी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि जो लोग जिन लोगों ने किया उनको कम से कम कानून के दायरे में लाने के लिए आप भी बात करें। दो वाक़ात अलग अलग जी, दो वाक़ात, एक है कि इब्दान इनिशियली जो गलती की, दूसरी बात ये कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, देखिए ये कोई इदारा नहीं है, ये एक मजहबी मुकाम है, जैसे कि एक गुरुद्वारा हो, एक कलीसा हो, एक मंदिर हो, एक मस्जिद हो। तो ये कोई बिल्डिंग नहीं है किसी की आप कहेंगे मैं अपनी तख्ती लगाऊंगी और तख्ती के बाद में इस पर ये जो हमारा स्टेट एम्बलम उसका इस्तेमाल करूँगी, और ये दो अलग अलग वाक़ात है। लेकिन इब्दान जो इनिशियली जो आइन की जो उल्लंघन हुआ, आइन का जो वायलेशन हुआ, तो वो वायलेशन, वो कानून का जो वायलेशन वो उन्होंने किया। दूसरा जो आप कहते हैं दूसरा पहलू जो उसका दूसरा हिस्सा, तो उसको कोई हिमायत नहीं करता। देखिए ये किसी पार्टी का, ये अवाम का एक जो रिएक्शन था, रिस्पॉन्स, इसकी कोई समर्थन नहीं करता, नहीं कोई इसको जवाब देता है। लेकिन जब ये इस दूसरे वाक़े की आप बात करेंगे तो आप पहले गैर कानूनी वाक़े की भी वो नहीं आप नजरों से ओझल होने दीजिए, उसको भी अपने जहन में रख लीजिए कि इब्दाही अपने नाम का, एक मस्जिद में अपना नाम क्या रखना है। देखिए किसी कोई मंदिर बनाता है तो थोड़ी अपना नाम रखता है। देखिए वो तो दरअसल ये तो देखने का, ये नजरिए की बात है। मैं अभी आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन हसनैन साहब ये नजरिए की बात है। आपको लग रहा है कि वो मस्जिद में उन्होंने नाम लगाया था? लोग कह रहे हैं कि जी विकास के काम हुए थे, बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था और चूंकि उसमें फंड एलोकेट होते हैं, उसमें तमाम काम होता है, तो जो कार्यदायी संस्था होती है उसका नाम लिखा जाता है, बहुत सारे नाम, और ये बहुत विकास के कार्यों में सड़क भी बनती तो उसके किनारे भी नाम लगा दिया जाता है। तो ये आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और अगर आपको उस पर ऐतराज था तो बहुत सारे उसके तरीके हैं, आप एप्लीकेशन भी दे सकते थे, नहीं मानते आप कोर्ट चले जाते। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, शायद उसका कोई भी समर्थन न करे। आरपी सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, और कैसे आप देखते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश जैसी लगती है क्या आपको, कि एक के बाद एक जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनका अपमान होना, कभी संविधान का अपमान होना, कभी झंडे का अपमान होना, ये जानबूझकर किया जाता है? देखिए हसनैनी साहब एक सीनियर लीगल प्रोफेशनल है, रिटायर्ड जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, गए हैं ये, और इनको कानून की सारी जानकारी है। हसनैनी साहब, वक्फ बोर्ड किसके एक्ट में आता है? वक्फ बोर्ड इज एस्टैब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द वक्फ एक्ट 1995। ये तो है ना जानकारी में आपके लिए। वो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं वक्फ बोर्ड, या राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपसे, मेरी कल भी डिबेट में मैंने कहा था, आप काबिल लोगों में से हैं, मैं वो कानून का हिस्सा पढ़ देता हूँ, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये किसी रिलीजियस जगह पे नहीं लग सकता, पहली बात। दूसरी बात, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मतलब मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूँ, एक्ट की कॉपी लेकर आया हूँ अपने साथ पढ़ने के लिए। दूसरी बात, वो कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं लगा, बिल्डिंग के बाहर एक इनॉग्रेशन हुआ उसके लिए लगा। तीसरी बात, आपको अगर नाराजगी ये है, आपको लगता है कि वो आपके यहाँ मूर्ति पूजा में मनाही है, ठीक है, आपके रिलीजियस राइट्स हैं, आपको मूर्ति पूजा मनाही है, परंतु जो इंसिग्निया है, एम्बलम है, वो कहां से किसी मूर्ति को रिप्रेजेंट करता है? वो तो रिप्रेजेंट नहीं करता। और अगर ऐसी मनाही है तो वहां पर किसी देश का झंडा लहराने से भी मनाही होनी चाहिए। उसी मस्जिद में, उसी दरगाह में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाते थे, उस पर भी इंसिग्निया रहता था, वो तो नहीं मना किया आप लोगों ने। अभी हाल में पैलेस्टीन का झंडा लहराया गया था थोड़े दिन पहले, वो मैं पिक्चर भेज दूंगा आपको, तो तब तो किसी ने कोई हल्ला किया। असल में सारा का सारा मामला ये है कि कुछ फ्रिंज हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी लोगों के, हो सकता है पार्टीज की सपोर्ट हो, जिसके चलते वो फ्रिंज वापस से कश्मीर के हालात खराब करने के लिए अग्रसर है। परंतु ये तय है कि कश्मीर के हालात खराब नहीं करने दिए जाएंगे। पत्थरबाजी का जमाना चला गया,
ये जो हाथ से पत्थर लेकर इंसिग्निया तोड़ा, ये ठीक नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आता। अच्छा, मैं एक बार मान लेता हूँ, अगर मैं आपकी पूरी बात भी मानूं कि ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, या ये रिलीजियस तौर पे ठीक नहीं है, उसका तरीका है ना, उसका तरीका है कि आप शिकायत दर्ज कर दीजिए, आप थाने में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, आप काबिल वकील हैं, आप हाई कोर्ट चले गए होते उसके लेकर कि ये गलत हो गया हमारे साथ, ये ठीक नहीं हुआ, तो फैसला आ गया होता। परंतु कानून अपने हाथ में लेना ये कहां से जायज है, कानून व्यवस्था तोड़ना ये कहां से जायज है? ठीक है, तो इसलिए ना कानून के अंतर्गत लिखा गया कि नहीं होगा। वक्फ जो बोर्ड है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित बोर्ड है, इसलिए वो पार्लियामेंट के अधीन आता है और इसलिए उस पर भारत का इंसिग्निया लग सकता है। तीसरी बात जो मैंने कही कि अगर दिक्कत थी तो आप उसकी शिकायत दर्ज करते। ठीक है, हसनैन मसूदी साहब, एक बड़ा प्रश्न आरपी सिंह साहब ने उठाया है। जी, आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मेरा भी एक सवाल है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल अगर दूसरे देश का झंडा वहां फहराया जाता है, कोई और चिन्ह वहां लगा दिया जाता है, उस पर रिजल्टमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर अशोक की लाट पर रिजल्टमेंट होता है तो सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जनाब, ये किसी देश के झंडे की बात नहीं, ये हमारा जो स्टेट एम्बलम है उसकी एक सैंक्टिटी है, उसकी एक इज्जत है, बिल्कुल उसका एक हमारा सारा मुल्क का जो आईन है, जो भी यहाँ की उसका अहमियत है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई उसका मिसयूज किया गया, अगर कोई उसका एहतराम नहीं किया गया, तो वो जो वाइस चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, उनकी तरफ से वो उसका जो उनको उसका तो कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग थे, आप लोगों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की उनको? देखिए वो डिसरेस्पेक्ट उनकी तरफ से हुआ, जो उन्होंने देखे जो स्टेट एम्बलम एक्ट 2005 और 2007 के जो रेगुलेशंस है, उनको ऐसे तरीके से इस्तेमाल करा स्टेट एम्बलम को, जो कि जायज नहीं है और जिसकी ना ही आईन और ना ही कानून इजाजत देता है। तो अगर जाहिर सी बात है उनकी तरफ से इसका जो वॉल्यूशन वो किया गया और डिसरेस्पेक्ट किया गया। हसनैन साहब, आपकी बात ठीक है। अभी आरपी सिंह साहब ने बड़े विस्तार से आपकी बात का जवाब दिया कि वो अगर मान लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था भी तो आप कोर्ट चले जाते एक बार, और अगर मान लीजिए किसी को परेशानी भी है तो जिस तरीके से वो तोड़ा गया, और फिर ये आरोप आप लोगों के ऊपर ही है। हसनैन साहब सुनिए, हसनैन साहब, आरोप आप लोगों के ऊपर ही है कि आप ही के कार्यकर्ता थे उसमें, तो इसलिए फिर उनको रोकने की, उनको मना करने की भी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो दूसरा वाक़ा हुआ उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये कहते हैं, हम कभी भी जवाब नहीं देते हैं उसका। देखिए आप इस प्रिजम्पशन पर गलत तौर पर जाते हैं कि शायद ये है कि जिन्होंने वो किया तो हमारा उसके साथ कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि लेकिन जो गलत अगर नहीं किया होता, गलती की गई और जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया, और किसने डिसरेस्पेक्ट किया उसको? उन्होंने जो वाइस चेयरमैन साहिब हैं जिन्होंने उस जगह पर लगाया जिस जगह पर वो लगाना नहीं चाहिए था। उसका देखिए ये राष्ट्रपति के भवन में होगा, जो हमारे स्टेट के जो कमीशन जो हमारे मिशन से बाहर वहां पर होगा। इसका ये नहीं कि जो हर एक कोई किसी। और दूसरी बात ये है, ये कोई स्टेट बिल्डिंग नहीं है, ये आवाम जो अपना फंड देते हैं, अपनी जेब से जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे ये जो हमारे जो गुरुद्वारा हो या चर्च हो या स्टेट इसको नहीं फंड देती है, ये वो उन्हीं का है और ये कोई स्टेट बिल्डिंग नहीं है। तो उन्होंने वैसे ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात फिर भी बोलूं, बोल दूं कि अगर वो फंडेड बाई गवर्नमेंट नहीं है तो भी अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उस पर लगा हुआ है तो कोई अपराध नहीं हो जाता? कहीं कोई कानून कहता नहीं कि आप उसको मत लगा सके? आरपी सिंह साहब, नहीं, आप एंडोर्स नहीं कर सकते रिलीजन। आप पत्थरबाजी इंडोर्स कर सकते हैं, आप पत्थरबाजी इंडोर्स कर सकते हैं, एम्बलम को तोड़ना इंडोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पे महाराज अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, वो अशोक का चिन्ह है, इसलिए आपको उससे चिढ़ है। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कांग्रेस को और इंडिया अलायंस के सारे हिस्सेदारों को बिहार के जो बिहार के चिन्ह हैं, जो चिन्ह बिहार से मिला हमको पूरे देश को, उससे चिढ़ है आपको। मूल बात यह है, इसलिए आपने एक बार भी उन लोगों की निंदा नहीं करी, आपके मुंह से एक बार शब्द नहीं निकला निंदा का। ये सारी खींच बिहार के चलते हैं, क्योंकि इनकी जो अभी इनकी इंडियन अलायंस की जो वहां पे इन्होंने एक वहां पे कार्यक्रम किया वो पूरी तरह विफल हुआ। इसलिए इनको खींच निकालने के लिए जहां पर भी जो मौका मिलेगा वो बिहार के साथ खींच निकालेंगे। अपनी पूरे का पूरा बिहार मान करता है अशोक चिन्ह को लेकर।
ठीक है हसनैन साहब, ये बिहार को लेकर के जानबूझकर इस तरह से किया गया है, अपमानित करने की साजिश है बार बार। देखिए जो वाक़ा हो उसको कोई एंडोर्स नहीं करता है, लेकिन हम कहते हैं कि उसका वो तो अपनी जगह पर हम उसका जवाब नहीं देते, हम उसको ठीक नहीं ठहराते, लेकिन हम कहते हैं कि पहले जो इनिशियली जो गलती हो गई वो गलती हुई, और जो भी डिसरेस्पेक्ट किया गया सिटी हम लोग का, वो उन वाइस चेयरमैन साहिबा की तरफ से हो गया। देखिए एक धार्मिक एक मस्जिद है, इसमें अपना नाम की तख्ती क्या लगानी, अगर नाम की तख्ती भी लगानी है। हसनैन साहब, ये तो रफू करने वाली बात हुई कि जैसे एक बार हो गया फिर आप बाद में कहते हैं कि नहीं उसको असल में कानूनन भी आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। देखिए आप तो कानून के जानकार हैं, आप कानूनन कैसे कह सकते हैं कि अशोक की लाट को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया, आप उसको कह भी नहीं सकते कि सही है, तो आप तो उसको कानून में, तो ये तो रफू करने वाली बात हो गई, जैसा कि आरपी साहब कह रहे हैं कि बाद में आप इसको नाम उठाने लग गए। हम उसके हक में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि देखिए डिसरेस्पेक्ट अगर हुआ वो उनकी तरफ से हुआ, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी परमिसिबल नहीं, कानून नहीं करना चाहिए जैसी बात नहीं है इस पे। ठीक है, कहाँ लिखा है कि परमिशन नहीं है? मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, चलिए कोर्ट में मुकदमा करते हैं, मैं आपसे मुकदमा जीते दिखाऊंगा। मैंने कल भी कहा था आप जज हैं तो मेरी बेटी भी वकील है, मैं आपसे मुकदमा जीत कर रहूंगा, चलिए कोर्ट चलते उसको लेकर कि लाट अशोक की लाट लगाना कहीं रोक है उसके ऊपर, कहीं संविधान के अंदर उसके अंदर रोक है। सारी खींच लिखे लिए सारी खींच बिहार को लेकर है। बिहार के अंदर उन्होंने जो अभियान शुरू किया था उसका बुरी तरह विफल हुआ। अब उसकी खींच इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टनर अलग अलग तरीके से कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को चाबी लगा रही है कि करिए इस प्रकार से। ठीक है, आखिरी कमेंट शेखर अय्यर साहब। हमें उस पॉलिटिक्स के साथ कोई वास्ता नहीं है, वास्ता ये है कि हमारी नजर में रेस्पेक्ट होना चाहिए सिटी एम्बलम का। कोई भी इसका कहा रही है वो तो आप मौखिक तौर पे ये देखिए ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने लाट का निशान तोड़ दिया, अशोक की लाट का एम्बलम का निशान तोड़ दिया, ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हम तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं साहब, इन्होंने किया हम उसको एंडोर्स नहीं करते, नहीं हम उसको जवाब देते नहीं करते, लेकिन टूट गया साहब ना, ये तो धरती बातें हुई, टूट गया, आप लोग खड़े हुए वहां पर और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी जो हुआ वो देखिए, और जिन लोगों ने तोड़ दिया उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए वो तो ऐसा लगता है सीधे तौर पर, और जो आपके विपक्षी लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शह पर किया गया। अब शेखर अय्यर साहब क्या आपको लगता है कि दरअसल ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान करना बिहार के चुनाव से सीधा जुड़ा हुआ है? इसको भी आप भूल नहीं सकते। देखिए जो इसका मिसयूज किया गया उसको भी आप नहीं भूल सकते। ठीक है, नो नजरों से वो तो आपसे मुकदमा करने की बात कर ही रहे हैं मिसयूज पे, अब उस पे वो विवाद के विषय पे मत लाइए। शेखर अय्यर साहब जी। निखिल जी देखिए 1968 के बाद पहली बार इतनी बड़ी ये पे एक बड़ा रिनोवेशन काम हुआ है और इंटीरियर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। ये ऐसे अवसर पर मुझे लगता है इस तरह की घटना ये एक प्रकार से कलंक लाने की कोशिश हो रही है, जिसको हमें सबको कंडेम करना चाहिए। भाई चिन्ह वहां होना चाहिए था नहीं वो दूसरी बहस है, यूज हुआ मिसयूज हुआ या वक्फ बोर्ड की जो पॉलिटिक्स जो भी होगी डॉक्टर अंद्रबी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ या किसी ने, ये अलग बात है। मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के जितने बड़े सीनियर लीडर्स हैं सबको ये सोचना चाहिए। देखिए ऐसे घटना बहुत संवेदनशील है और हजरत बल श्राइन को लेकर भी आपने देखा कई सालों पहले भी इस तरह की ऐसी छोटी घटना से बड़ी ये हो जाती है जिससे सबको सतर्क रहना है। ये मेरी इतनी बात है। देखिए ये अलग बात है कि लगना चाहिए था, क्यों लगा, कि किसने अपना नाम लगा लिया, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त इस चिन्ह को लेकर ये जिस तरह की हुई है, जब बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये सब मानते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां पे काम को लेकर किसी को कोई ये नहीं है कि 68 के बाद जो रिनोवेशन काम हुआ है, जो दरअसल शेखर साहब एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, मैं डिबेट अब क्लोज करूंगा, लेकिन एक बताऊं आपको कि ये कहा जा रहा है कि भाई शेख अब्दुल्ला साहब ने इसको रेनोवेट करवाया था और उसके बाद अब दोबारा उस तर्ज पे और उतने बड़े पैमाने पर दोबारा रेनोवेट हुआ और उसमें किसी और का नाम चला जाए, ये कुछ लोगों को गवारा नहीं है और शायद इसी वजह से एक अशोक की लाट को चिन्ह बनाते हुए उसको तुड़वा दिया गया और शायद उसका संकेत फिर बिहार चुनाव तक जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आरपी सिंह साहब आपका, हसनैन साहब आपका और शेखर अय्यर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
हेलो। नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब jैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अंग्रेजी में कहावत है कि बिहेवियर इज कॉट, इट इज नॉट टॉट, यानी कि व्यवहार देखकर सीखने की चीज है, उसको सिखाया नहीं जाता। और अगर ये आपके टॉप लीडरशिप से आ रही हो तो इसके अर्थ, इसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। रविवार को संसद परिसर स्थित GMC बालयोगी सभागार में NDA सांसदों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे बीजेपी हमेशा अपने लिए गर्व का विषय बताती रही है। अपने शीर्ष नेतृत्व की सादगी, अनुशासन और अपने कार्य व्यवहार के जरिए लोगों को प्रेरित करने की विशिष्ट शैली जिस पर बीजेपी हमेशा गर्व करती रही है। और आज इसी सादगी और अनुशासन का पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया, सिखाया जब वो अपनी इस कार्यशाला में किसी एक साधारण सांसद की तरह अंतिम पंक्तियों में जा बैठे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद परिसर स्थित GMC बालयोगी सभागार में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला। उन्होंने साथी सांसदों के बीच अंतिम पंक्ति में बैठने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सांसद कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में आयोजित सांसद कार्यशाला में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। भाजपा सांसद रवि किशन ने X पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, NDA सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। यही भाजपा की ताकत है, जहां संगठन में हर कोई एक कार्यकर्ता है। सभी लोग प्रधानमंत्री की सादगी, विनम्रता और जमीनी जुड़ाव की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 11 सालों के तक सर्वोच्च पद पर विराजमान रहने के बावजूद उनमें अहंकार लेश मात्र भी मौजूद नहीं है और उनका कार्यकर्ता भाव हमेशा जागृत रहता है। इसलिए सांसदों के लिए आयोजित कार्यशाला में वह सहजता से अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी कर्मठता और त्याग के बल पर सर्वोच्च पद को हासिल किया है, इसकी यह सादगी जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है।
कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती जीएसटी 2.0 के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोधपुर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई और इस बैठक में शिक्षा, समाज और राष्ट्र जीवन के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की गई। पंजाब में बढ़ते मतांतरण और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर गंभीर चिंता जताई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रविवार को जोधपुर में संपन्न हो गई। बैठक के बाद शिक्षा, समाज और राष्ट्रीय जीवन के विविध पहलुओं सहित संघ शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। बैठक में पंजाब में बढ़ते मतांतरण और युवाओं में फैले नशे को लेकर चिंता व्यक्त की गई और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ और नागरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर गंभीर चिंता जताई गई। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में घटती हिंसा और बढ़ते विकास के संकेतों को सकारात्मक माना गया। पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में बताया गया कि नक्सली और माओवादी हिंसा में कमी आई है, परंतु समाज को भ्रमित करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा छात्रावासों और जनजातीय अधिकारों पर किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया तथा जनजातीय समाज तक भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय विचार पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सरकार ने भी जो कार्रवाई वहां पर की है, लगातार चल रही है, उसके कारण धीरे धीरे वो हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है और कई सारे हिस्सों में सामान्य वातावरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इतने लंबे समय तक ये समस्या रहने के कारण जो लोगों के जीवन में एक गैप, एक अंतर आया है, उसको पाटने में भी काफ़ी सारा समय लगेगा। बैठक में संघ शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। महिला सहभागिता पर विशेष बल देते हुए बताया गया कि क्रीड़ा भारती द्वारा महिला खिलाड़ियों में योग, ज्ञान और अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित 887 कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं।
और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात मौसम की। आसमान से बदलते बादलों में कई राज्यों में जमीन पर आफत बरपाती है और नदियां उफान पर हैं, गांव शहर जलमग्न हैं, कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक और दिल्ली तक बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से दो चार हैं। रविवार को भी कई राज्यों में बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में अब भी यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, हालांकि उसका जलस्तर घटकर 205.47 मीटर तक हो गया है। हथनी कुंड बैराज से 42,463 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,06,817 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। शहर के कुछ हिस्सों में अब भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पंजाब है। फिरोजपुर, फाजिलका समेत पंजाब के कई हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। पंजाब में बाढ़ से 1,996 गांवों में 3,87,013 लोग प्रभावित हैं। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। 1,74,454.33 हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। 22,854 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सभी सरकारी स्कूल 9 सितंबर से खुलने की उम्मीद है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहत, बचाव और पुनर्वास के लिए केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और बचाव एजेंसियां तत्पर हैं। इस बीच दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी पड़ोसी राज्य की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकुला से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कुल 25 ट्रक को रवाना किए, जिनमें से 15 पंजाब और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे गए। इसी प्रकार दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 52 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रभावित इलाकों में नागरिकों की सहायता के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए
5 करोड़ रुपए की राशि और 1 ट्रेन राहत सामग्री छत्तीसगढ़ भेजी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की ओर से भविष्य में भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकता अनुसार सहायता और राहत सामग्री भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के बाद रावी नदी एक बार फिर उफान पर है। तेज बहाव के कारण चंबा नगर का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों तरफ का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं शिमला में बारिश और भूस्खलन के कारण शिमला ठियोग रोहड़ नेशनल हाईवे 705 बंद है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच हिमाचल में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई है। वहीं कुल्लू के इनर अखाड़ा क्षेत्र में 4 सितंबर को हुए भूस्खलन में एनडीआरएफ बचाव दल के सदस्य का शव मिला है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश और प्राकृतिक आपदा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तरकाशी के नौगांव में शनिवार को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गुजरात में साबरमती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और करीब 36 गांव जलमग्न हो गए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने आयर नदी के बीच फंसे एक 30 वर्षीय युवक को बचाने के लिए एक अनोखा और नवाचारी बचाव अभियान चलाया और 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने से कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को विशेष तरीके से मनाने जा रही है। इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चे ने भी
नमो युवा रन का आयोजन करेगी, जो 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में रविवार को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस बार संडेज ऑन साइकिल का आयोजन भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में हुआ और इसका थीम रहा गर्व से स्वदेशी। इस इवेंट में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। इस बार के आयोजन का थीम था गर्व से स्वदेशी। इस बार खास मेहमान के तौर पर सांसद और केंद्रीय मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बने। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना किया। 50 से अधिक सांसद और केंद्रीय मंत्री फिटनेस को लेकर जागरूक लोगों के साथ साइकिल चलाते नजर आए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल स्वदेशी के प्रचार और फिट रहने के लिए एक सशक्त माध्यम है। देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साइकिलिंग एक फिट इंडिया का संदेश है। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिल बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, पॉल्यूशन फ्री है, तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर डालिए और फिट रहिए। साइकिलिंग के माध्यम से हम फिटनेस भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन भी रख सकते हैं और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, तो साइकिल एक सोल्यूशन है कि जो कम डिस्टेंस है हम ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज़ करें। मेंटेनेंस फ्री है ये इवेंट। आने वाले समय में भारत के सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिट रहें, ये नरेंद्र मोदी जी का कॉन्सेप्ट है। गर्व से स्वदेशी थीम के तहत नेशनल स्टेडियम में खेल से जुड़े स्वदेशी उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल भी दिखाई दिए। केंद्रीय खेल मंत्री ने इन उत्पादों का अवलोकन किया और सभी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। हम स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मोदी जी के स्वदेशी अभियान के साथ जुड़ने के लिए स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। एक तो बेनिफिट हमें इस टाइम जीएसटी का मिल रहा है, जो सरकार ने बोला है बहुत बेनिफिट है। जैसे फुटवेयर पे पहले 18% जीएसटी होता था, अब वो 5% हो गया है, जो एमआरपी के बाद डिस्काउंट करके लोगों को बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही कपड़ों के अंदर 12% जीएसटी था पहले, अब वो 5% हो गया। संडेज ऑन साइकिल दिल्ली में फिटनेस के शौकीन लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हर रविवार की सुबह सैकड़ों लोग साथ मिलकर साइकिल चलाते हैं और फिट रहने और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का संदेश देते हैं। अब गर्व से स्वदेशी के साथ इस अभियान में एक नया आयाम जुड़ गया है। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब से कुछ ही देर बाद साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण पूरे भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ ही एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये पूरी तरह से नजर आएगा। एक दुर्लभ खगोलीय घटना, एक दशक में सबसे लंबे ग्रहण में से एक होगी। पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं। तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।